Anybody respond to me whether I am a or not? Okay. So what we decided in the last class? What we have to do in this class? Can anybody suggest? I am unable to hear what you are saying. Sir, discuss further Okay. Reconstruction. Okay. And the history of the archaeology, है ना? Yes, sir. So first we have to deal with the history of एक general idea आपको जो है थोड़ा सा दिया था while reconstructing the past or while trying to you can say reconstruct the past, or you can say simulating those cultures which took place in the past, है ना? The life ways, the practices, the way of living of the human cultures in the past that we have not seen, you know, that has not occurred in front of us. Means time और space बहुत important हो जाता है कि नहीं? कालखंड जो है बहुत महत्वपूर्ण है. पास्ट में हुआ, भूतकाल में हुआ, वो हमारे सामने घटित नहीं हुई वो इवेंट्स और फिनोमेना, वो घटनाएं, उनको हमको रिकंस्ट्रक्ट करना, उनको पुनः स्थापित करना है. तो उसके संदर्भ में कुछ साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज यानी वैज्ञानिक पद्धतियां, जिनको या वैज्ञानिक पद्धति शास्त्र कहिए, पद्धतियां तो टेक्निक्स हो गए, साइंटिफिक टेक्निक्स, मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी. मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिफरेंस बताया था. टेक्निक्स जो होती है बेसिक, जो हम लोग कहें अगर एक लेमैन लैंग्वेज में, तो बेसिक टूल्स ऑफ रिसर्च होती हैं, है ना, या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रिसर्च आप कह सकते हो. और फिर मेथड्स इज कलेक्शन ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्निक्स यू कैन से, और मेथोडोलॉजीज वेयर एन एप्रोप्रिएट मेथड हैज टू बी अप्लाइड. वी कैन से साइंस ऑफ मेथड्स इज मेथोडोलॉजी, है ना. तो ये सब चीजें हम लोगों ने बात की थी, लेकिन खैर वहां से हम लोग थोड़ा सा अभी डिविएट होंगे. जो आर्कियोलॉजी की पास्ट की हम लोग बात करते हैं, उसमें भी हम लोग बहुत सारी डेफिनेशंस, बहुत सारे थ्योरेटिकल जो कंस्ट्रक्ट्स हैं उनकी बात करेंगे व्हाइल डीलिंग विथ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ आर्कियोलॉजी. यहाँ पर हम लोग एथनो आर्कियोलॉजी, नियो आर्कियोलॉजी, प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी, हैबिटेशन आर्कियोलॉजी, मेराइन आर्कियोलॉजी, अंडर वाटर आर्कियोलॉजी, या फिर जो है इन्वायरमेंटल आर्कियोलॉजी, है ना. तो इस तरह की चीजें जो हम लोग देखेंगे, तो हम लोग वहां पर उसको डिस्कस करेंगे. लेकिन उसके पहले एक जनरल में अगर हम लोग बात करें, इन जनरल, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1817 का जो फेज था, 1817 का जो आसपास का जो टाइम था, उस समय से आर्कियोलॉजी के बारे में लोगों के मन में जो है विचार आने शुरू हुए. लोगों ने उसके बारे में सोचना शुरू किया. उसके पहले क्या होता था? उसके पहले इट वाज सिंपली द कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स फॉर द सेक ऑफ आर्ट. कला के स्टोर से कुछ भी मिल गया उनको, उसको अपने घर में लाके सजा दिया. मेकिंग द ट्रॉफी ऑफ दोज फाइंड्स विच आर एक्सकेवेटेड एक्सीडेंटली और पर्पजफुली, है ना. मतलब चाहे किसी उद्देश्यपरक तरीके से या फिर एक्सीडेंटली घटना में किसी जो है घटनावश, दुर्घटनावश वो चीज निकल आई, उसको अपने घर में लाके ट्रॉफी की तरह से सजा दिया. और प्लस जो जिसको हम लोग कहते हैं ना, खजाना जो है पुराना होता था, जिसको कहते थे कि उसको लेकर के उसको सोल्ड आउट करना, उससे जो है टू फेच लार्ज हेफ्टी अमाउंट, है ना, इकोनॉमिक बिल्डअप में जो है उसको जो है यूज करना, ये सब पर्पज हुआ करते थे. तो यहाँ पर जो है आर्कियोलॉजी वाज नॉट अ साइंटिफिक डिसिप्लिन. वहां पर सिर्फ इट वाज जस्ट लाइक ए कलेक्शन ऑफ यू कैन से लूटी की, जो है जो भी कहीं से भी कुछ भी मिल गया उसको, पहले आपने सुना होगा बहुत कुछ लूट लेते थे लोग, है ना. उस तरह के खजानों को, उस तरह की जो चीजें जो धरती में दफन रहती थी, दबी रहती थी, which was lying buried in different layers or stratum of the earth surface, तो उसको लोग क्या करते थे? उसको ले जाते थे सरकारी खजाने में जमा करके, अपने पर्सनल जो है बेनिफिट्स के लिए उसका इस्तेमाल करते थे. पर्सनली एंड ग्रेजुअली आफ्टर 1817 एक इस तरह का विचार आना शुरू हुआ कि क्या ये एक वैज्ञानिक विधा के रूप में, एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में ओरिजिनेट हो सकता है, या इसको हम लोग देख सकते हैं.
तो जब इस तरह के विचार आने शुरू हुए, देन दे थॉट शुरुआती दौर में कि क्या आर्कियोलॉजी की फिलॉसफी हो सकती है, बिकॉज एवरी डिसिप्लिन है जो फिलॉसफी, हर एक की एक सोल होती है, एक आत्मा होती है हर एक विषय की, वैसे ही जो है देयर इज ए कोर विच लाई विद ईच एंड एवरी डिसिप्लिन। वो कोर फिलॉसफी क्या है, वो मुख्य जिसको हम लोग कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी, यानी जो है तत्व मीमांसा क्या है, ये सारी चीजें जो है, उसकी थ्योरी बिल्डिंग कैसे, उसका थ्योरेटिकल ओरिजिन कैसे, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, इन सब चीजों को लेके आना, इस पे विचार तब भी नहीं शुरू हो पाया, थोड़ा सा टाइम लगा। लोगों ने सोचना शुरू किया कि देयर आर वेरियस डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस लाइक यू कैन से जियोलॉजी इज देयर, जियोलॉजी इज देयर, फिजिक्स इज देयर, केमिस्ट्री इज देयर। तो जो भी मिनरल्स ओर्स मिल रहे हैं, जो भी खनिज मिल रहे हैं, जो भी इस तरह के पदार्थ मिल रहे हैं जिनको अच्छे पैसे में बेचा जा सकता है, उन विधाओं से, उन डिसिप्लिन से, उन नॉलेज को यूज करके लोग ऑलरेडी कर रहे थे फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग ए लॉट ऑफ हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने में उसका इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जब लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि डिफरेंट डिसिप्लिन जो हैं, अगर वी ट्राई टू एस्टैब्लिश सम सॉर्ट ऑफ कोरिलेशन, एक उनके बीच में अंतर संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, उनके ज्ञान को जो है यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो फिर शायद इसको एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में डेवलप किया सकता है। तो इस तरह की बातें 1817 के ऑनवर्ड्स हो गई। 1859 आते आते जो है, जब आपने सुना होगा 1859, क्या कोई बता सकता है कौन सा इवेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट था? एनीबॉडी, कोई बता सकता है मुझे? यमन इज इन देयर क्लास और नॉट? अच्छा, ये तो बीए वालों क्लास है ना, तो कोई भी एक अटेंडेंस जरा आप लोग ले लीजिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट, और उसको ग्रुप पे शेयर करिएगा, अभी स्टार्टिंग क्लास के और बाय द एंड ऑफ द क्लास, है ना, ठीक है? एनीबॉडी कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस? आप लोग बताइए भाई, 1859 में कौन सी घटना, कौन सी इवेंट हुआ था, वरना मैं सबका नाम ले लेके पूछना शुरू करूं। सर, नेशनल मूवमेंट, वो तो इंडिया के कंटेक्स्ट में बेटा 1857 की बात थी, पर अगर हम लोग आर्कियोलॉजी से इसको कोरिलेट करें थोड़ा सा, दैट इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का भाग है ना। 1857 की जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था, या जिसको म्यूटिनी भी कुछ लोग कहते हैं, गदर, है ना, या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर ने कहा था, तो वो तो हिस्ट्री का पार्ट हुआ, इतिहास का पार्ट हुआ। पर अगर हम लोग आर्कियोलॉजी के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो 1859 क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट और हुआ था इसके अंदर, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण भारत के संदर्भ में, भारत की जो है जो फ्रीडम मूवमेंट था, जो नेशनलिस्टिक मूवमेंट था, है ना, उसके संदर्भ में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जो है अगर हम लोग और बात करें तो फिर क्या और एक इवेंट फिनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हैव यू लिसन द नेम ऑफ चार्ल्स डार्विन? Yes, sir. चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था भाई? Theory of evolution. क्या, कैसे बोलिए सर? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसका बस यही नाम था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, कुछ बुक का भी नाम था। डार्विन की बुक का क्या नाम था? बुक का क्या नाम था? The origin of The origin of species. स्पीसीज, है ना। क्या बात कही थी उन्होंने इसमें? ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सबने सुन लिया, 1859 में पब्लिश हुई थी। क्या कहा था डार्विन ने? कुछ सिद्धांत दिए थे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के संदर्भ में, यानी प्रजातियों का अभ्युदय के संदर्भ में उन्होंने जो है कुछ जो है क्या किया था, कुछ सिद्धांत दिए थे। वो सिद्धांत कौन कौन से थे, जरा आप लोग बताएंगे बारी बारी से? बताओ भैया। देखो ऐसे क्लास से मतलब नहीं, अगर आप लोग इंटरेक्ट नहीं करोगे, आप पार्टिसिपेट, मैं नहीं कर रहा हूं आपको क्या क्या बता रहे हो, गलत सही जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको डिस्कस करो, जो गलत होगा उसको ठीक किया जाएगा, है ना।
आई वांट इंटरेक्शन, आई वांट रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। आपकी तरफ से भी कुछ आना चाहिए क्लास में कि आप कुछ बोल रहे हो। तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में डार्विन ने किस थियरी के कंटेक्स्ट में बात की थी, क्या बातें उन्होंने की थी? अच्छा, किस द्वीप पे उन्होंने अध्ययन किया था? केवल धान्या नहीं बताएंगे, और लोग भी जरा क्लास में पार्टिसिपेट करें। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज धान्या ने बता दिया, ठीक है, उनका जवाब सही था, लेकिन ये क्या, कहां पर इन्होंने है? सर डार्विन ओके, चलो आदित्य को छोड़ के और कोई बताए जो लोग क्लास में हो। सर कोई भी उसको नेचुरल सिलेक्शन है ना, ठीक है। और बताइए। हाँ, तुम लोग भाई कहाँ रहते हो? किसी का नेटवर्क ही नहीं रहता, किसी की आवाज ही नहीं आती है, पता नहीं किस दुनिया में सब लोग रह रहे हो। अभी तो जियो का सब जगह नेटवर्क रहता है, फिर तुम लोग क्या प्रॉब्लम है ऐसा किसी की आवाज नहीं है? आदित्य के अलावा मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है कि नहीं? अभिषेक त्रिपाठी इज देयर इन द क्लास? अभिषेक त्रिपाठी क्लास में हो? बोलो जरा तेजी से, क्या किया था डार्विन ने? हाँ, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, तुम क्या बोल रहे हो? भारती यादव आप क्लास में हो? भारती यादव क्लास में हो कि नहीं? दिव्यांशु? सर सर्वाइवल आपके वेरी गुड। और बताओ कुछ। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सबने सुना? यस। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के पहले की स्टेज क्या थी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बताया, कोई और उसके पहले सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के पहले एक बात और कहते हैं सर, इनहेरिटेंस और कौन बोल रहे हैं ये? सर निशांत, गुड। इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेड्स है ना? चलिए, हरिचरण सोनी आप क्लास में हो? यस सर। बताओ भाई, तुम कुछ बताओ, क्या बात थी जिन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के पहले क्या? इस थ्योरी यार तुम्हारा एक शब्द तो बहुत तेज सुनाई पड़ा, उसके बाद ये शब्द गायब हो जा रहे हैं। हर्षित सिंह क्लास में हो? यस सर, यस। बताओ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के पहले कौन सा सिद्धांत उन्होंने दिया, कौन सी बात दी है? ये कौन है? ये कौन बोला? केशव सर। आपसे पूछा था क्या? हर्षित बताइए। चिता पांडे आप क्लास में हैं? बताइए, आप जरा बोलिए थोड़ा सा, और बताइए क्या उन्होंने क्या दिया था कंसेप्ट।
इस बारे में बात। और कुछ? मानकेश्वर कुमार, बोलिए बात। और उसके बाद फिर क्या बात की? दूसरा प्रश्न है पहला दूसरा अच्छा, ठीक है। निशांत तो बोल चुके हैं। परमानंद यादव, आप क्लास में हैं? परमानंद यादव, परमानंद आप क्लास में है कि नहीं है? राहुल राज निषाद, यस सर। बताइए सर ट्रेड ठीक है। और कुछ? ये तो इनहेरिटेंस हो गया। और सर सारे मतलब आइडेंटिकल नहीं होता। ऋचा मौर्य, ऋचा मेरी आवाज मिल रही है आपको कि नहीं मिल रही है? इधर यू रेस्पॉन्ड इन द टेक्स्ट। साक्षी राव, बताइए साक्षी। सर थियरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जिसमें कि पहली वेरिएशन ऑफ इंस्टिंक्ट और दूसरा सर्वाइवल। इसके बीच में सर हाँ जब the example that is the existence of and we observe that then development of the of education that is called scientific. ओके, ठीक है। सुधीर आप बताइए कुछ। सुधीर है क्लास में? शिवराज, सुधीर आप बताइए। सुहानी सिंह, सुधीर नहीं बता पा रहे कुछ। मेरी आवाज
जो लोग क्लास में उन्होंने सुना कि नहीं सुना जवाब? आप लोग तक सुहानी की आवाज जा रही थी? नो सर। नो सर। हाँ, ये तो तुम सब बोलोगे नो सर, किसी को आवाज सुनाई नहीं पड़ी होगी, पर उसने जवाब बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन के जवाब सुहानी ने दे दिए, जो मैं सुनना चाह रहा था आप लोग से इतनी देर से। मैं सबसे बारी बारी से पूछ रहा था, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा था एग्जैक्टली पॉइंट। भाई, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की बात की थी, कहां पे स्टडी किया था? गैलापागोस आइलैंड पे स्टडी किया था, है ना? और किसके ऊपर स्टडी किया था? बर्ड्स। क्या नाम था बर्ड? हाँ धन्या, बोलिए क्या बोले? फिंचेस पर, ठीक है। आपको सबको टेक्स्ट में मिल गया, मैसेज किया इन्होंने। और आप लोग बोल रहे हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसके पहले थ्योरी ऑफ स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं था क्या? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस भी तो एक थ्योरी थी, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, कि सीधे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन पे पहुंच गए थे। एक सीक्वेंस था हर चीज का, कि हर एक स्पीसीज में जो है आपस में अपनी अपनी सबसे अधिक एफिकेसी, अपनी क्षमता को जो है दिखाने के लिए जो है, जो प्रकृति जो मौका देती है, उसमें क्या होता है? स्ट्रगल होता है, उनके बीच में संघर्ष होता है। और उस संघर्ष में जो लोग सबसे अधिक जो फिट होते हैं, वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का आइडिया था, है ना? यही है ना? आज के टाइम में आप कोविड में देख रहे हैं, आप कोविड में देख रहे हैं ना, जो फिट है वही सरवाइव कर रहा है, कि नहीं हो सकता ये? इस थ्योरी को आप बहुत जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। संसाधनों की वजह से वर्ग संघर्ष होता है, संसाधन कम होते हैं, कोई आपदा आ जाए, कोई डिजास्टर हो जाए, कोई युद्ध की स्थिति हो जाए, तो भी यानी एंथ्रोपोजेनिक या नेचुरल जो भी हो, तब भी वहां भी स्ट्रगल होगा, है कि नहीं? अभी आपने देखा ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए स्ट्रगल था, जो फिट है, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, वो उनमें सरवाइव कर पा रहे हैं। जिन्होंने अपने आप को स्ट्रेंथन कर रखा ऑलरेडी, जिनकी ये नहीं कि तुरंत च्यवनप्राश खा के अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर लिया, तो हो ही नहीं सकता। ये तो कमर्शियलाइजेशन और एडवर्टीजमेंट हो सकता है। तो बहुत सारी जगहों पे आप उसको कोरिलेट कर सकते हो। लेकिन जो डार्विन ने 1859 में अपनी जो बातें की, देखिए आप लोग अभी तुरंत फर्स्ट ईयर पढ़ के आए हो। कोविड ने ये तो किया है कि हाँ, मेमोरी लॉस थोड़ा सा लोगों का हो रहा है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा भुलक्कड़पन जिसको हम लोग कह सकते हो सकता है। लेकिन अभी आप लोग बहुत यंग हो, और सब लोग अपने जीवन में ये सपना लेके चलो कि सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करना है ना? बिल्कुल। तो क्या होता है कि जो है कंटिन्यूअसली जो है आपको अपने आप को अपडेट करना है। ये भी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है। जब आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। उस स्ट्रगल में बहुत लोग जो अनफिट हो जाते हैं, बहुत से लोग जो है कोई गलत रास्ता चुन लेते हैं, बहुत से लोग कुछ कर लेते हैं, बहुत से लोग कुछ भी होता है, बहुत से लोग उसी में और स्ट्रांग होकर के इमर्ज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, है कि नहीं? मीन्स जो आपके सामने लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, जो चुनौतियां आती है जीवन में, वो जो संघर्ष आते हैं, वो संघर्ष आपको, कई लोग उसमें टूटते हैं, कई लोग उसमें तैयारी छोड़ देते हैं, दुकान खोल के बैठ जाते हैं। कई लोग कहते हैं अब मैं पढ़ूंगा ही नहीं, छोड़ो इसको, नहीं करना, सिविल सर्विस की किताबें बेच दी, है ना? बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, हम गए थे दिल्ली 2 साल कोचिंग किया, अब नहीं, माता पिता का बहुत पैसा वेस्ट हो गया, अब हम आकर के जो है सिंपली जो है BA BSc या डिग्री लेकर के बैठ जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं नहीं भैया, आप घर का बिजनेस खेती बाड़ी करेंगे। तो ये होता है। पर उन्हीं पर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं, हम 15 साल स्ट्रगल करेंगे, 10 साल उनमें धैर्य बना रहता है, पेशेंस बना रहता है, एंड दे गेट थ्रू इट। 15 साल तक लोग तैयारी करके PCS और IAS, मैंने खुद देखा अपने साथ के, अपने बैच के लोगों को, जिन्होंने, हम लोग का PG 2001 का बैच था, 2016 के बैच में PCS हो रहे हैं, SDM सेलेक्ट हो रहे हैं। 15 साल लगातार वो लगे रहे, उनमें पेशेंस रहा, धैर्य रहा, दिल्ली की कोचिंग और कहां कोचिंग करते रहे, तैयारी करते रहे। मेरा कहने का मतलब देखिए, ये भी तो आपका स्ट्रगल ही है ना एग्जिस्टेंस के लिए।
चाहे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हो, चाहे आप उसको वहां से कोरिलेट करिए, चाहे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में कोरिलेट करिए, चाहे सोशल कल्चरल एस्पेक्ट में, उसको सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में आप उसको कोरिलेट करिए, है ना। ये बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? तो कहने का मतलब ये कि जो पीछे जो आप 1 साल 2 साल पहले भी आपको जुम्मा 2 साल हुआ है आपको पढ़ के आए हुए, और आप 10th 12th में या उसके पहले जो आपने चीजें पढ़ी है डार्विन के बारे में, तो बहुत पहले आपको बताएगा, आप लोग सबने पढ़ा होगा, लेकिन किसी को याद नहीं है 4 के चारों प्रिंसिपल्स, कुछ लोग ही क्लास में जो उसकी तरफ इशारा करता है। मेरा सिर्फ आप लोग से ही कहना है कि अच्छा है इंटरेक्ट आपने किया, ये अच्छा लगा कि आप सबने कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश की। 1-2 लोग जिनका नेटवर्क प्रॉब्लम है, कुछ रहा हो सकता ना कर पाए हो, पर अधिकांश लोगों ने कुछ ना कुछ कोशिश करी, ये अच्छी चीज है। और दिस इज व्हाट आई वांटेड फ्रॉम योर साइड, कि आपकी तरफ से इंटरेक्शन क्लास में आना चाहिए। जिसको लग रहा है कि उसके माइक काम नहीं कर रहे हैं, आप टेक्स्ट कर दीजिए, हमको दिख जाता है स्क्रीन पे कि हाँ हम आपसे कुछ पूछें तो उसका जवाब फला पर्सन से आ रहा है। पर इंटरेक्ट करिए, इंटरेक्ट करेंगे तभी इस वर्चुअल वर्ल्ड में जो है इस क्लास का जो है ऑनलाइन क्लास का फायदा है। अदरवाइज मुझे समझ में नहीं आएगा, हम आपको जो कुछ आप तक संप्रेषित कर रहे हैं, जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 1859 का जो इवेंट है उसने हम लोग का काफी टाइम ले लिया क्लास का, लेकिन अब आपको सबके दिमाग में मेमोरी में ये रिफ्रेश हुआ होगा कि किस तरह से डार्विन ने जो है वेरिएशन की बात की थी, इनहेरिटेंस की बात की थी, एक्वायर्ड जो क्या बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है कि मेरे अलावा और लोग का माइक नहीं काम कर रहा, मैंने किसी का माइक नहीं बंद किया हुआ, आपको फ्रीडम करी हुई है, ठीक है ना। ये सब लोग यस सर किससे, सब लोग यस सर बोल रहे हो? जब हम इंटरेक्ट करते तो किसी स्टूडेंट का आवाज नहीं सुनाई देती है? नहीं सर, आप ओके, वो ठीक है, वो अलग चीज है। मेरी बात तो आपको तक पहुंच पा रही है ना, वो सब ठीक है, सब इस पे रिस्पॉन्ड करो, ठीक है, पर मेरी बात तो सुनाई दे रही कि नहीं सुनाई दे रही है? यस सर। ठीक है, मैंने उनसे पूछ लिया, वो आप तक पहुंचा दिया ना। आई हैव कम्युनिकेटेड ऑल दोज थिंग्स व्हिच आई गॉट फ्रॉम सुहानी और अदर्स, है ना। वो तो हम लोगों ने देख ही लिया, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि हाँ जो है उसमें वेरिएशंस की भी बात करते हैं, इनहेरिटेंस की बात भी करते हैं, है ना, नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं, देन जो है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं, ये सारी चीजें, और नेचुरल सिलेक्शन की। तो ये सब पॉइंट तो आप लोगों ने सुन लिया ना, और ये भी सुन लिया गैलापागोस आइलैंड पे फिंचेस को उन्होंने स्टडी की थी, भी आपको जवाब मिल गया। तो यही हम जानना चाहते हैं कि 1859 में कौन सा इवेंट हुआ था। तो 1859 का इवेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसने एक साइंटिफिक डायरेक्शन देने में आर्कियोलॉजी को हेल्प किया, और उससे लोग जो कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करते हैं, है ना, जैविक विकास की बात करते हैं, डार्विन उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ कि कहीं ना कहीं उस समय जो विज्ञान की बात होती वो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता। किससे? डार्विन की जो थ्योरी आई ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में जो उन्होंने बात की, उससे बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हुए, और उन्होंने वैज्ञानिक लेंस से, चश्मे से आप कह सकते हैं, चीजों को देखना शुरू किया। और इसने भी जो है एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी के इतिहास में कैटलिस्ट का काम किया। कैटलिस्ट आप जानते ना, ऐसे केमिकल एजेंट्स, फॉरेन एलिमेंट्स जो कि किसी भी रिएक्शन को एक्सीलरेट करते हैं, डिसेलरेट करते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं। ये तो आपने पढ़ा होगा, कैटलिस्ट वो तत्व होते हैं जो गतिविधि को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, है ना। या तो उन्हें केमिस्ट्री में कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये इसने कहीं ना कहीं इस चीज ने एक कैटलिस्ट का काम किया। ये कैटलिस्ट बिल्कुल वैसे ही कि आग जल रही है और उसमें आप थोड़ा सा पेट्रोल डाल दीजिए, वो कैटलिस्ट होता है। आप उसमें जो है क्या कहते हैं, थोड़ा सा जो है कपूर डाल दीजिए, कैम्फर, वो कैटलिस्ट होता है, बढ़ाता ना आग को, है कि नहीं। तो वैसे ही इसने भी जो है इस सोच में एक कैटलिस्ट का काम किया कि कैसे इस दिशा को यहां से, जबकि लोग जो है इकोनॉमिक गेन के लिए, आर्थिक लाभ के लिए केवल जो भी तत्व जमीन के नीचे बरीड थे, जो भी चीजें निकलती थी उसको इस्तेमाल करते थे, या फिर फॉर द सेक ऑफ आर्ट, कला के दृष्टिकोण से सजावट के लिए अपने घरों में उसको ट्रॉफी के तौर पर इस्तेमाल करते थे। उससे अलग हटके अलग अलग डिसिप्लिन की नॉलेज को एक जगह पर इंटीग्रेट करके, और फिर डार्विन की थ्योरी ने जो है, डार्विन के ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के विचार ने 1859 में इसको और बल दिया, इसको और कैटलाइज किया। लोगों ने वैज्ञानिक तरीके से इसके बारे में, पुरातत्व के बारे में, आर्कियोलॉजी के बारे में सोचना शुरू किया।
ये बात समझ में आप लोग को आई? यस सर। ठीक है। 1920 आज तक आते आते जो है ये आइडिया और स्ट्रांग हो गया और आर्कियोलॉजी एक डिसिप्लिन के रूप में एस्टेब्लिश, फुल फ्लेश डिसिप्लिन के रूप में आर्कियोलॉजी, ये हम लोग 1859 से 1920 तक सीधे हम पहुंच गए। हमने उसके बीच की कहानी नहीं बताई, कड़ी नहीं बताई, बहुत सारी चीजें हुई। वो हम लोगों ने कहा है कि हम लोग जब डिफरेंट ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे तब हम लोग वहां पर बात करेंगे कि कैसे डिफरेंट जो ब्रांचेस थी उन्होंने कैसे अलग अलग मेथोडोलॉजीज को ऑप्ट किया और कैसे कैसे सीक्वेंशियली वो एराइज होती गई, उनकी उत्पत्ति होती गई। तो वहां पर इस जो गैप है इसको हम लोग फिल करेंगे। लेकिन 1859 से 1920 तक आते आते एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में, स्वतंत्र विषय के रूप में, एक विधा के रूप में स्थापित हो गया कौन? पुरातत्व या आर्कियोलॉजी। और 1960 तक आते आते, है ना, जो भी मॉडर्न साइंस है, आधुनिक जो वैज्ञानिक विचारधारा है वो पूरी तरह से इसमें जो है इनकॉर्पोरेट हो गई। जैसे कि जीपीएस आप सुनते हो, जीपीएस का क्या फुल फॉर्म होता है? नहीं, और कोई? ग्लोबल सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है, जीपीएस। इस तरह से जीआईएस, ये सब शब्द आपने सुने होंगे। रिमोट सेंसिंग, ये भी सुना होगा आप सब ने, आप लोगों ने, बहुत से लोग ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं। हाँ, जीआईएस, जीआई टैग क्या होता है? इसका फुल फॉर्म बताइए आप। ग्लोबल दैट इज डिफरेंट थिंग। जीआई एक्ट इज डिफरेंट थिंग, ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। और फिर तीसरा है रिमोट सेंसिंग। ये सब जो है मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जिनको पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट किया जाने लगा। इसके आर्कियोलॉजी में जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं, जो भी एविडेंसेज मिल रहे हैं, उनको स्टडी करें। बात समझ आई? तो इस तरह से एक मॉडर्न जो साइंटिफिक जो ट्रेड्स थे, जो टेक्नोलॉजीज थी, जो टेक्निक्स थी, उनको पूरी तरह से इनहेरिट कर दिया इस डिसिप्लिन ने, अपने अंदर जो है समाहित करना शुरू कर दिया और एक वैज्ञानिक विधा के रूप में पूरी तरह से 1960 तक आते आते जो है स्थापित हो गया। ये बात सबको समझ में आई इतनी तक? यस सर। हम लोग बात करते हैं कल्चर की। देखिए, हम लोग पास्ट को स्टडी कर रहे हैं, तो जब हम लोग पास्ट को डील कर रहे हैं, देन वी शैल हैव टू गिव सीरियस फोकस ऑन कल्चर। संस्कृति पर जो है गंभीर और गहन रूप से जो है हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा, है ना। तो संस्कृति आप लोग को याद है कि डेफिनेशन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी। आप लोग को टाइलर की परिभाषा याद होगी? कोई बताएगा टाइलर की परिभाषा, जिसको साइंटिफिक की डेफिनेशन मानते हैं लोग कल्चर? तो बार बार हम लोगों ने डिस्कस किया क्लास में, कल्चर और सिविलाइजेशन इज दैट कॉम्प्लेक्स होल। याद आ रहा है? 1871 में प्रिमिटिव कल्चर में उन्होंने बात की, टाइलर ने, ईबी टाइलर ने, एडवर्ड बार्नेट टाइलर ने। कल्चर ब्रैकेट में OR और सिविलाइजेशन, वो कहते हो संस्कृति और सभ्यता को एक ही चीज मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना, अलग अलग है। बहुत एक सभ्यता में बहुत सारी संस्कृति। हाँ, ठीक है, गुड। और बताइए। कानून, नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल, रिचुअल्स और एक लाइन में चाहे आगे सी डेफिनेशन में, ऑल दोज कैपेबिलिटीज और हैबिट्स एक्वायर्ड बाय मैन एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी। दिस इज द पंच लाइन, है ना। समाज का सदस्य होने के नाते हम भी लर्न करते हैं, सीखते हैं। दैट कंस्टिट्यूट्स टू कल्चर। एक चीज हुआ, है ना, ये तो कल्चर की परिभाषा एक हुई। दूसरी चीज हम कह सकते हैं, वॉट एवर इज द ह्यूमन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। गुड। शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, ठीक है। और कोई कुछ बताए? हमारा इन्वायरमेंट के प्रति, पर्यावरण के प्रति जो रेस्पॉन्स है किसी भी समाज का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी इंडिविजुअल का, उसको भी हम लोग संस्कृति का अंश मानते हैं, अंग मानते हैं, है कि नहीं?
जैसे ट्राइब्स कहते हैं, उनका वे ऑफ लाइफ है, उनका एक जीवन शैली है। और बोलिए और लोग कोई। एक तो इन्वायरमेंट को जो रेस्पॉन्स हुआ, हमारे जो एडॉप्टेशन हो सकते हैं इन्वायरमेंट के रेस्पॉन्स में, जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो हमारे सामने जो चुनौतियां आती हैं उनके रेस्पॉन्स में हमारे अनुकूलन की जो क्षमताएं हैं वो भी इस कल्चर को पार्ट कंस्टिट्यूट करती है, संस्कृति का पार्ट बनती है। कहीं पर बाढ़ है तो नौका का निर्माण हुआ है। ओणम फेस्टिवल, बिल्कुल इस तरह के एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। इकोलॉजी को रिस्पॉन्स है। मेसोलिथिक फेज में मध्य पाषाण काल में मेसोलिथिक में जो है जब इंटरग्लेशिएशन शुरू हुआ, अंतर हिमयुग शुरू हुआ, तो सब जगह की बर्फ जो थी, मोटी परतें थी, वो पिघलने लगी। और जब बर्फ पिघलने लगी तो पेरिनियल बॉडीज की फॉर्मेशन हुई, झीलों झरनों का निर्माण हुआ। तो फिर क्या जरूरी था ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि मेजर पार्ट जो सरफेस थी वो इनंडेट होने लगी, बाढ़ग्रस्त होने लगा, बहुत सारा पार्ट, पानी सब जगह भरने लगा। तो फिर क्या करते लोग, नौका का निर्माण करते कि नहीं करते? तरह तरह की इनोवेशंस आने लगे, नवाचारों का उदय होने लगा, रैफ्ट का निर्माण हुआ, बोट्स का निर्माण हुआ, कैनू का निर्माण हुआ, टग आउट बोट्स का निर्माण हुआ। कुछ नहीं समझ में आया तो पेड़ का तना था, देखा वो पानी में तैर रहा है, उसके ऊपर एक नेचुरल जो चारकोल होता था उसको रख दिया, उसको जला के रख दिया, तना जितनी दूर तक जला खोखला था, उसके अंदर आराम से बैठ गए। डग आउट बोट बन गई कि नहीं बन गई? आप डीजल से आप और जो है कारपेंट्री के जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हो, आप तने को खोखला कर दीजिए, पेड़ के तने को, और उसमें आप एक स्पेस बना लीजिए, उसके अंदर बैठ जाइए, तो नाव बन गई कि नहीं बन गई? और अंडमान निकोबार के जो ताड़ का पेड़ है, नारियल का पेड़ है, उसका मोटा तना लेते हैं स्टेम को और उसको बना लेते हैं 8-10 फीट का, 15 फीट का, और बीच में उसको हॉलो कर लेते हैं। तरीका क्या है? या तो कारपेंट्री की मदद से उसको खोखला करते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, जो चारकोल होता है उसको रख देते हैं उसके अंदर, वो जल रहा है, चारकोल जल करके वो मटेरियल को जला लेता है, वो स्कूप आउट हो गया, वहां पर खोखला सतह बन गई, हॉलो सरफेस हो गई, उसके अंदर आराम से बैठ गए, उसको उससे जाके फिशिंग कर रहे हैं, है ना। तो ये मेसोलिथिक में भी हुआ, मध्य पाषाण काल में हुआ। ह्यूमन एडॉप्टेशन टू इन्वायरमेंट, उनका अनुकूलन था, तरीका था, जो पर्यावरण चुनौती उनके सामने रख रहा था उसका वो जवाब दे रहे थे। दैट कंस्टिट्यूटेड मटेरियल कल्चर, भौतिक संस्कृति, नौका का निर्माण भौतिक संस्कृति का अंग है कि नहीं है? यस सर। बो एंड एरो का निर्माण जो है, धनुष बाण का निर्माण, न्यूटन के थर्ड लॉ तो बहुत बाद में आया, मैं तो कहूंगा। आर्कियोलॉजिकली आप देखिए तो मानव को उसमें उसको ज्ञान हो गया था कि हाँ, स्प्रिंग को खींचेंगे तो एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है उसका ज्ञान तो था ही, तभी तो उसने बो एंड एरो का इस्तेमाल किया। यस सर। बस उसको लिखा नहीं था न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के रूप में, पर उसको यूज तो उसने करना शुरू कर दिया था। उसने पैलेट बना लिया था, बुलेट बना लिया था। यूरोप के मेसोलिथिक जो यूरोप की जो है मिडिल नहीं, देखिए अगर माइथोलॉजी में हम लोग बात करें, क्लासिकल आर्कियोलॉजी है ना, यानी शास्त्रीय पुरातत्व, जिसमें लिखित साक्ष्य शास्त्रों में है, तो बहुत सारी चीजें मिलेगी, बहुत कुछ आपको मिलेगा कि जो है, अभी कल आपने खूब मैसेज वायरल होता श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो है, कि श्री कृष्ण का जन्म जो है इतने हजार BC पहले हुआ था। उन्होंने जो है वो 125 साल तक थे, उन्होंने केवल अपने जीवन में 4 लोगों को जो है वध किया था। इस तरह से बहुत सारे फैक्ट्स उनके बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। उनके बायोलॉजिकल फादर अलग थे, सोशल फादर अलग थे, है कि नहीं? सर देखिए सर, रामायण में बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो भी मैं कह रहा हूँ, जो माइथोलॉजी में इस तरह के बहुत सारे आपको इंस्टेंसेज मिलेंगे। आप कौरों को लीजिए, जो घड़े में बात करते हैं, कुछ लोग उसको कहते हैं ना, ये हवा में बात नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि दैट वाज अ काइंड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना, जो 100 लोग जो है उसमें एक साथ पैदा हुए। लेकिन अब आप इसके आपको एविडेंसेस तलाशने पड़ेंगे। इसको हम लोग एनोलॉजी तो ड्रॉ कर सकते हैं, वी कैन से कि ऐसा हुआ होगा कि जो है वो जो उड़न खटोला की बात कर रहे हैं, वो उड़न खटोला एक्चुअल में हुआ तो एरोप्लेन निश्चित तौर पर उसमें सिस्टम था, है ना। सर बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल मान रहा हूं। मैंने आपको कहा ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ क्लासिकल आर्कियोलॉजी। यदि जो हम लोग आर्कियोलॉजी डिफरेंट ब्रांचेस देखेंगे तो शास्त्रीय पुरातत्व, शास्त्रों में जो कुछ लिखा हुआ है वो उसका पार्ट है। पर हमको ये भी कहना पड़ेगा साथ साथ, व्हाट आर्कियोलॉजी एम्फसाइजेस,
कि शास्त्रीय पुरातत्व में जो कुछ लिखा हुआ है, वी कैन ड्रॉ सम एनोलॉजी, हम सामने तो स्थापित कर सकते हैं, बट वी हैव टू कम फॉरवर्ड विद सम एविडेंसेज ऑल्सो, and in support of that theory, that hypothesis. हम जो theory नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोगों में जागरूकता आ रही है, लोग अपनी संस्कृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को या अपने पास्ट के लिए असर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये देखिए, किसी भी समझ को, विचारधारा को बदलने में जो है बहुत समय लगता है, लोगों की सोच बदलने में। आप समाज में जाइए, बोलिए सब मास्क लगाए, क्या सब मास्क लगा रहे हैं? क्या सबके लिए कोरोना खत्म हो गया? सरकार कितना है ना, तो सरकार तो आपके फायदे के लिए कह रही, पर आप उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए देखिए, समाज में लोगों की समझ को, विचारधारा को बदलने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इतने समय से जो लोग कहते आ रहे हैं, पुराने समय से बहुत सारी बातें कही जा रही कि ऐसा ना करें, ऐसा करें, ऐसा करें, तो ऐसा ना करें, ये निषेध है। बिल्कुल सही। तो देखिए, इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आपका बहुत लेटेस्ट बर्निंग एग्जाम्पल है कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। कितना आप उनको सिखाइए, आपसे लड़ जाएंगे, आप बोलेंगे आप बेवकूफ हो, आप जाओ यहाँ पे। मैं एक पेट्रोल पंप पे गया, मैंने वहां के 4-5 लोग को देखा कि वो मास्क लगाया था, और अभी की बात नहीं है, जब पीक था, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मास्क क्यों नहीं लगाए हो? तो बोले तुम्हारे लिए होगा कोरोना, हमारे लिए थोड़ी नहीं है ना। तो मैंने जब उनको मैंने कहा तुम्हारे मैनेजर से बात करते, बोले तुमको पेट्रोल ही नहीं देंगे, जाओ। लिटरली वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो ऐसी सोच है लोगों की, आप क्या करेंगे बताइए। लेकिन हाँ, समझ धीरे धीरे बदलती है। एजुकेशन और इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं जो हेल्प करते हैं। चलिए खैर, हम लोग वहीं पर वापस चलते हैं अपने जहां पर हम लोग थे, कि साइंटिफिकली जो है, जो हम लोग बात करते हैं, चाहे वो क्लासिकल आर्कियोलॉजी में, चाहे हमारे माइथोलॉजिकल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें है, चाहे ओरल ट्रेडिशंस में जो कुछ है, चाहे इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम, देशज ज्ञान में जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके और लोग आकृष्ट हो रहे हैं, समझ आ रहा है। कोरोना में भी बहुत से लोगों को देखिए, जड़ी बूटियों की और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है आयुर्वेदा की ओर मोड़ा है, मोल्ड किया है। मॉडर्न हेल्थ डिलीवरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आएगी भैया, बिल्कुल आएगी। अभी मनाया है ना कल कृष्ण जन्माष्टमी, और बहुत सारे त्योहार अभी देखना आगे। अगर नहीं जगे तो जरूर आएगी, जग गए तो थर्ड वेव नहीं आएगी, और नहीं जगे तो आएगी। मेरा तो यही सोचना भाई। और हम सबको प्रिकॉशन लेना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। चले खैर, हम लोग वापस वहां पे चलते हैं, आर्कियोलॉजी जहां पर थे, क्योंकि फिर इससे बहुत सारा डिविएशन जो होता है, ये सब चीजें आप लोग जानते हैं कि आएगी कि नहीं आएगी, आपको पता है। और तो देखिए, इसका मतलब एक, हम लोग पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम लोग पास्ट के कल्चर को फोकस कर रहे हैं, कल्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल्चर क्या था? इन्वायरमेंट को रेस्पॉन्स था, कल्चर वे ऑफ लाइफ था, है ना, पास्ट का। कल्चर जो है हमारा सम सॉर्ट ऑफ एडॉप्टेशन था, हमारा सम सॉर्ट ऑफ अनुकूलन जिसको हम लोग कहते हैं। और इसके अलावा जो है, जो हमारी जिसको हम लोग कहते हैं कि किसी भी तरह की टेक्निक्स को एडॉप्ट करना उस समय के हिसाब से, वो भी उसका पार्ट हो सकता है। दैट मे कंस्टिट्यूट टू मटेरियल कल्चर, उसकी भौतिक संस्कृति का, क्योंकि कल्चर टेंजिबल, इंटेंजिबल है ना, मटेरियल और नॉन मटेरियल, दो तरह की संस्कृतियां से बना हुआ है ना। तो जो है, एक भौतिक है, एक अभौतिक संस्कृति है। तो दोनों ही चीजें समाज में उस तरह की चीजें, ये सब के सब जो है कल्चर को कंस्टिट्यूट करते हैं। लेकिन अगर हम लोग आर्कियोलॉजी की बात करते हैं, पुरातत्व की बात करते हैं, एंड व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट, भूतकाल के पुनः स्थापन में, तो फिर यहाँ पर आर्कियोलॉजी में असेंबलेज और कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। टूल असेंबलेज, जो उपकरण संग्रह था, उपकरण किसी भी चीज को नहीं कह सकते, उपकरण जेन्युइनली किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, सुटेबल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए, सुटेबल रॉ मटेरियल को सेलेक्ट करते हुए, और किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्टिव या एम या गोल को अटेन करने के लिए अगर कोई चीज हम लोग बनाते हैं, दैट इज अ टूल इन आर्कियोलॉजी। ये आप लोग जानते हैं सब लोग, पिछले साल आप लोगों को बताया था, है ना। तो जब आपने बिल्कुल प्लान्ड वे में किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सुटेबल रॉ मटेरियल को सेलेक्ट करके उसको एक शेप दिया, एक आकार दिया, क्यों उसको शेप या आकार दिया? ताकि एक आप उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। और उस समय का जो उद्देश्य था वो क्या था? बायोलॉजिकल नीड, है ना, जो जैविक आवश्यकता, वो क्या थी? फूड हंगर, है ना, भूख जो थी, उसको जो है मिटाने के लिए, उस आवश्यकता को जो है मिटाने के लिए, भोजन की आवश्यकता को जो है की पूर्ति के लिए जो है क्या किया था? टेक्निक को जो है इस्तेमाल किया, टूल्स को निर्मित किया था, है ना। तो ये टूल्स थे, सुटेबल ब्लॉक या नोड्यूल या स्टोन को सेलेक्ट किया, या बोन को सेलेक्ट किया, या वुड को सेलेक्ट कर लिया, कास्ट को ले लिया,
मिला नहीं, भले एविडेंस के रूप में पेरिशेबल मटेरियल है, नष्ट प्राय है इसलिए नहीं हुआ, पर इसको इस्तेमाल जरूर किया गया होगा। ये डिकम्पोज हो गया तो स्टोन टूल्स या बोन मटेरियल जो है डिकम्पोज होने में टाइम लगे, पेट्रिफाइड हो गए या फिर फॉसिलाइज हो गए तो हमारे सामने साक्ष्य के रूप में उपलब्ध हो गए। बहुत सारा कास्ट मटेरियल जो फॉसिलाइज हो गया, पूरी तरह से जीवाश्मीकृत हो गया, वो भी हमारे सामने साक्ष्य के रूप में रहा। तो आर्कियोलॉजी में जो है कल्चर क्या हुआ, कल्चर मीन्स जो असेंबलेज है, जो आर्टिफैक्ट्स का कलेक्शन है, वो दैट इज कल्चर, है ना। और जो टूल्स हैं या असेंबलेज है, उनको जो बनाने का जो तरीका है सर्टेन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए, वो क्या है, वो इंडस्ट्री है, वो उद्योग है। तो ये जो दो टर्म है, उद्योग, इंडस्ट्री और कल्चर, ये हम लोग इन कंटेक्स्ट ऑफ एविडेंसेज ही देखते हैं, साक्ष्यों के संदर्भ में हम लोग इनकी बात करते हैं। और जो हमको प्राप्तियां होती हैं भूमि सतह के नीचे, उनके संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। तो कल्चर यहां पर क्या हुआ, असेंबलेज और कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स। क्लियर है बात सबको, इसको हम लोग कल्चर कहेंगे। वो आर्टिफैक्ट्स, वो असेंबलेज ही हमको हेल्प करता है पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने में, लेकिन उसको एड कौन करता है, डिफरेंट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं। जैसे हम लोगों ने आपको बोला कि मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं, जैसे कि जीआईएस है, जीपीएस है, रिमोट सेंसिंग है, सिमुलेशन है, ये सब चीजें, ठीक है। तो इस तरह से कल्चर को हम लोग देखते हैं इसके कंटेक्स्ट में, और फिर वी ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। लेकिन ये सब करने से पहले कुछ एक 2-4 पॉइंट्स आप लोग चाहे लिख लीजिए अपनी कॉपी में, वो जो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम लोग जो सॉफिस्टिकेटेड टेक्निक्स को एडॉप्ट कर रहे हैं, बहुत सारी जो है जो एडवांस टेक्निक्स है उनको एडॉप्ट कर रहे हैं, वो तो चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है हम लोग के लिए, वो क्या है, टू एक्वायर द डेटा। सबसे पहले आर्कियोलॉजी से क्या इंपॉर्टेंट है, एक्वायर द डेटा। आपने कहा ना कल्चर क्या है, एविडेंसेस को कलेक्शन, असेंबलीज का कलेक्शन, आर्टिफैक्ट्स का कलेक्शन, दैट इज कल्चर इन आर्कियोलॉजी, दैट एड्स इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, पहले उनको एक्विजिशन करते हैं, उनको एक्वायर करते हैं। कैसे एक्वायर करते हैं, थ्रू एक्सकेवेशन, उत्खनन के द्वारा, थ्रू एनालाइजिंग डिफरेंट स्ट्रेटा और डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। भूमि की अलग अलग परतों को या सतहों को जो है हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। उसमें भी ऐसे ही नहीं, हम लोग क्या करते हैं, बाय अप्लाइंग सर्टेन लॉ, जियोलॉजिकल लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, है ना, अध्यारोपण का सिद्धांत। इसमें आप लोगों ने बात की थी कैस्टलो के साइट में, जहां पर जियोलॉजिकल लॉ ऑफ सुपरपोजिशन नॉर्मल कंडीशन प्रिवेल करता है कि लोएस्ट स्ट्रेटम इज द ओल्डेस्ट एंड एसोसिएटेड finds are chronologically older, and the layer which is on the topmost or that is placed on the topmost position, जो सबसे उच्च स्तर पर है, वो परत सबसे नवीन होती है। और उसमें जो भी प्राप्तियां हैं, जो भी एसोसिएटेड फाइंड्स है, पॉटरी है, बोन्स है और मटेरियल कल्चर की चीजें हैं, वो सब जो है क्या होंगी, सबसे नवीन होगी, सबसे कम आयु की होंगी। ये क्लियर है ना। और आपको स्पेन की कैस्टलो की याद आ रहा होगा। लेकिन जब आप कहते हैं कि जो है रिवर टेरेसेस की बात करते हैं, नदी सोपान की बात करते हैं, ग्लेशियर फ्लूवियल रिवर टेरेसेस की बात करते हैं, टेक्टोनिक रिवर टेरेसेस की बात करते हैं, जो नदी सोपान नदियां अपने किनारों पर सीढ़ी नुमा जो संरचना बनाती हैं, है ना, उसको जब आप देखेंगे नदियों के रवाइंस में जो है जिसको हम लोग कहते हैं, तो आपको वहां पर आपको दिखाई देगा बिल्कुल नदी के किनारों पर जो है ऐसे सीढ़ी नुमा संरचना बनी हुई दिखाई, अलग अलग स्ट्रेटम अलग अलग टाइम में, जो एग्रेडेशन और डिग्रेडेशन यानी जमाव और अपरदन, इरोजन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बने हैं। और जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है कि 7 फेज या 9 फेज में जियो क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन प्लेस्टोसिन यानी प्राचीनतम काल में हुए थे। ग्लेशिएशन, इंटरग्लेशिएशन, ग्लेशिएशन, इंटरग्लेशिएशन, ग्लेशिएशन, इंटरग्लेशिएशन, ग्लेशिएशन, इस तरह से जो आपने सर क्वेश्चन, हाँ बोलिए सर, मतलब बेटा एक बार फिर से क्वेश्चन बोलिए। आप लोग की आवाज पता नहीं क्यों क्लियर नहीं आ पाती है, क्या प्रॉब्लम है, फिर से बोलिए सर। क्वेश्चन बेटा ये तो आप लोगों ने में पढ़ा हुआ ना, आपने क्रस्ट, मेंटल और कोर पढ़ा हुआ शब्दावली, यस सर, है ना। और उसको बनाने के लिए अलग अलग तत्व हैं, सियाल, सीमा और नीफे, याद आ रहा है, सिलिका, एल्यूमिनियम, निकल, फेरियम, याद आ रहा है आप लोगों को, ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ ना। जो सरफेस सतह के ऊपर है वो सतह के नीचे अलग है, सतह के नीचे प्लेट टेक्टोनिक्स
की बात होती है, अलग अलग परतें बनी हुई हैं, है ना। वो परतों का जो है कंस्टिट्यूशन जो है अलग अलग तरह का, उन टेक्टोनिक प्लेट्स का जो है जो कंस्टिट्यूशन है, उनको बनाने के जो तत्व हैं वो अलग हैं, कुछ मेटेलिक है, कुछ नॉन मेटेलिक है। मैग्मा या लावा आपने पढ़ा होगा, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो आपने देखा होगा अंदर से बहुत सारी चीजें गैसियस फॉर्म में मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, लावा के रूप में, मैग्मा के रूप में पिघल करके बाहर निकलती हैं। तो तापमान बहुत अधिक है ना। और तापमान में भी अलग अलग जगहों पर वेरिएशन हैं, डिफरेंसेज हैं, अलग अलग। हाँ सर जैसे भी बिल्कुल हो भी सकता है। देखिए ये आप मत सोचिए, प्लेस्टोसिन क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन जो 1.8 मिलियन 2.5 से 1.8 मिलियन ईयर से हुए हैं, जहां पर मानव उत्पत्ति होती है, जब ग्लेशिएशन, 4 ग्लेशिएशन और 3 इंटरग्लेशिएशन, या फिर गुंज, मिंडल, रिस और वुर्म जो 4 ग्लेशिएशन थे, उसमें वुर्म को फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बांट दिया, तो 5 ग्लेशिएशन और 4 इंटरग्लेशिएशन। ये 7 फेज या 9 फेज, सुनिए मेरी बात सुनिए, केवल प्लेस्टोसिन यानी प्राचीन नूतन काल में नहीं हुए थे, बल्कि ये उसके पहले भी हुए थे, उसके पहले और सीवियर हुए थे। और इसीलिए ये बड़ा डिबेट है कि क्या जब उस समय पृथ्वी पर जो जनसंख्या थी वो कुछ हजार थी, तो क्या केवल एंथ्रोपोजेनिक गतिविधियां ही जिम्मेदार है, या फिर नेचुरल फैक्टर्स भी हैं जो पृथ्वी के सतह को, उसके अंदर और बाहर अलग अलग तरह के परिवर्तन ला रहे हैं, है ना। तो निश्चित तौर पर दोनों तरह के तत्व जिम्मेदार हैं। नेचुरल फैक्टर्स और ऑल इंपॉर्टेंट कॉजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉजेशन, क्योंकि प्लेस्टोसिन प्राचीन नूतन काल जब मानव की उत्पत्ति, उसके पहले भी जो है प्री प्लेस्टोसिन जो है, यानी प्राचीन नूतन काल के पूर्व में जो है, इससे भी लंबे लंबे ग्लेशिएशन और इंटरग्लेशिएशन की फेजेज हुई थी, जिसमें कई 100 डिग्री तापमान नीचे गिरता था और कई 100 डिग्री तापमान बढ़ता था। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एक हाइपोथेसिस है, पर इस हाइपोथेसिस में आप कह सकते हैं कि देखिए कमर्शियलाइजेशन, वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक जो एजेंडा है, वो कैपिटलिस्ट फोर्सेज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। अगर आप इसके तह में जाएंगे तो सेलेरा नाम की कंपनी ने कैसे जो है 2 कंपनियां अमेरिका के अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए शुरुआत हुई, इस थ्योरी की ओरिजिन होती है ग्लोबल वार्मिंग की, ग्रीन हाउस गैस का, और फिर की कोई कंपनी का प्रोडक्ट जो ज्यादा ग्रीन हाउस उत्सर्जन कर रहा है, गैसेस का, सीएफसी का उत्सर्जन ज्यादा कर रहा है, तो उसने अपनी सरकार उसके प्रो रही तो उसने उसकी थ्योरी लगा दी, या भैया तुम्हारा प्रोडक्ट सारे बैन कर देंगे अगर तुम इस उसमें नहीं आओगे, है ना। सर एशिया और सुनिए, ये एक थ्योरी है, बिल्कुल पूरी दुनिया में इस पे विचार चला, इसीलिए तो डिबेट है कि क्या ग्लोबल वार्मिंग का जो कंसेप्ट है वो एंथ्रोपोजेनिक है भी कि नहीं है। जब बहुत कम जनसंख्या थी तब इतना तापमान बढ़ता करता था, अब इतनी जनसंख्या हो गई तो आप सोचिए, तब भी तो मानव की गतिविधियां कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल तो है। हम लोग का जो भी पर्यावरण, ये देखिए अलग हाइपोथेसिस है ना, पर आप ये सोचिए कि जो है उन हाइपोथेसिस को प्रूफ करने के लिए बहुत सारे एविडेंसेज भी लोग ला रहे हैं, बहुत सारे साक्ष्य भी ला रहे हैं। पर आप ऐसे सोचिए कि आप ये नहीं कह सकते कि पर्यावरण को हम और आप गंदा नहीं करें, दूषित नहीं करें, प्रदूषित नहीं करें, उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे। निश्चित तौर पर जब बहुत कम जनसंख्या थी तब इतना पर्यावरण में नेचुरल प्रभाव था, और जब इतनी पॉपुलेशन वर्ल्ड की बढ़ गई है तब तो और ज्यादा हम गहन तरीके से गंभीर रूप से पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। तो जो हमारा उत्सर्जन है, जो चीजें हम लोग जो है उत्सर्जित कर रहे हैं, जो गैसेज है, वो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को नुकसान तो पहुंचा रही है। स्लोली एंड ग्रेजुअली इसका आउटकम तो आएगा, प्रभाव तो आएगा। आप देख नहीं रहे हैं कब वर्षा होती है, कब नहीं होती। पहले का किसान आसमान में देख के बता देता था कि अब जो है बदली है तो ये बारिश होगी, या लाल रंग के बादल है तो ये होगा, भूरे रंग के बादल तो ये, तो फला चिड़िया बोली थी है ना, है कि नहीं। वो जो क्या बोलते हैं टिड्डी दल आता था तो वो क्या होता है, पेस्ट और लोकस्ट दिख रहे हैं तो क्या होता था। और जो आजकल आप एक उड़ते हुए देखते ना, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, एक इंसेक्ट है जिसके पंख होते हैं और उसको जो है वो उड़ता रहता, अभी इस समय मौसम में खुद दिख रहा है, जुलाहा। हाँ, तो आप देखते हैं वो जब ज्यादा उड़ता तो उसको किसान देख के बताता, जब ज्यादा संख्या में उड़ता था तो बारिश होगी कि नहीं होगी, या क्या संभावना है। और आज आपके पास इतनी साइंटिफिक टेक्निक्स है, टूल्स हैं, लेकिन आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते बहुत अच्छी तरह से कि हाँ कितने दिन में बारिश होगी नहीं। हालांकि अभी मौसम विभाग का जो है बहुत अच्छा जो है आ रहा है कि बताया था कि कल आप तैयार रहिए, बारिश होगी, कल जो है ओले पड़ सकते हैं। बहुत अच्छा प्रेडिक्शन आ रहा है, बहुत अच्छे साइंटिफिक टेक्निक्स आ गई। लेकिन आज से हमको याद आता है कि 20 साल पहले जो है जो प्रेडिक्शन होते थे वो सही नहीं होते, है ना।
कई बार जो है कुछ सही होता, मेजर 50-50 की स्थिति होती थी, पर आजकल तो बिल्कुल एग्जैक्ट एप्रोप्रिएट प्रेडिक्शंस आपके सामने आ रहे हैं। वार्निंग्स आ जाती है कि साइक्लोन आने वाला है, 1 महीना पहले आपको बताते हैं और आता है, और उसकी स्पीड तक आप प्रेडिक्ट करते हैं कि इसकी दिशा क्या होगी, वो तक मॉडलिंग रहती है। तो ये कहने का मतलब है कहीं ना कहीं पर्यावरण को हम सब प्रभावित कर रहे हैं, बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं, और उसका आउटकम तो आना ही आना है, धीरे धीरे आएगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम भैया ना माने कि मानव इसलिए जिम्मेदार नहीं। एंथ्रोपोजेनिक यानी मानव जनित गतिविधियां हमेशा जिम्मेदार रही। तो अच्छा, हम लोग जो 4 फिर वापस चलते हैं वहां पर जो हम लोग बात करते हैं कि एक्विजिशन और इवेल्युएशन, जो भी हम लोग साक्ष्य पाएंगे उनका एक्विजिशन, उनकी प्राप्तियां, और प्लस उनका जो है इवेल्युएशन, उनका मूल्यांकन कि वो सही है कि नहीं, कैसे मूल्यांकित करोगे, साइंटिफिक टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं, वैज्ञानिक प्रविधियों पद्धतियों के द्वारा ही आप उसको एनालाइज करोगे। देन सेकेंड चीज जो आती है उसके बाद उनको जो है इलेबोरेशन और एनालिसिस, ये आप लोग चाहे नोट कर लीजिए, एक्विजिशन, इवेल्युएशन, है ना। देन जो नेक्स्ट क्या आता है, इलेबोरेशन यानी उसका एक्सप्लेनेशन देना, व्हाट आर द वेरियस कॉजेशंस, व्हाई, व्हाट एंड हाउ का जवाब देना, यही इलेबोरेशन है, यही उसका एक्सप्लेनेशन देना, उसके लिए बहुत डिफरेंट टाइप के हाइपोथेसिस और थ्योरी को देना, और उनकी वैलिडिटी को टेस्ट करना, उन हाइपोथेसिस को, उन उपकल्पनाओं या प्राकल्पनाओं को जो है विज्ञान की कसौटी पर परखना। ठीक है, तो ये इलेबोरेशन या एक्सप्लेनेशन, और फिर उसके साथ फिर क्या बोला, एनालिसिस, जो भी आपने इन सब चीज का व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, whom, इन सब का जब आपने जवाब पा लिया तो फिर आपने उसका जो है क्या करना शुरू किया, आपने उसका एनालिसिस, आपने उसका विश्लेषण करना शुरू किया। आपने इन सब का जवाब पाने के बाद जो है डिफरेंट तथ्यों को, डिफरेंट वैज्ञानिक विधाओं को कोरिलेट करना शुरू किया, एक दूसरे के साथ जोड़ना शुरू किया, अलग अलग हाइपोथेसिस को टेस्ट करके जो है उनके जो आउटकम्स हैं उनको कोरिलेट करना शुरू किया, और फिर उसके बाद जो है आपने क्या किया, आपने सिमुलेशन किया, आपने उसको आज की मॉडर्न जो सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स हैं उनको अप्लाई करते हुए आपने सिमुलेट करके देखा। आप देखते ना, आजकल आप YouTube खोलिए तो आपको या आर्मा और ये सब बहुत सारे दिखाता कि MiG-29 उड़ रहा है और ऐसी गन है जो इतनी तेजी से बिल्कुल गोलाबारी करती को, जिस जिधर जिधर फाइटर प्लेन जाता उधर उधर प्रेडिक्शन कर लेता और उधर उधर गोलीबारी करता। देखा कि नहीं देखा, इस तरह के बहुत सारे जो YouTube पे जो है प्रोग्राम्स आते हैं या बहुत सारे वीडियो सिमुलेशन करता है, कंप्यूटर टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए उसको आर्टिफिशियली कर। आपको कहता कि आप बैठ जाओ अपने सीट पर, आप एरोप्लेन चला लो कंप्यूटर पे। आपको सचमुच में तो एरोप्लेन चलाना नहीं मिलता है, पर आप उस पर सिमुलेशन टेक्निक में आप एरोप्लेन चलाते हो तो लगता है आप सचमुच में एरोप्लेन चला रहे हो, फाइटर प्लेन चला रहे हो, आप उसको एंजॉय कर पाते हैं मेंटली वर्चुअल वर्ल्ड में, है कि नहीं? देखा है सब आप लोगों ने। तो इस तरह से आप जो भी चीजें आपको प्राप्त हुई उसको आप सिमुलेट करते हो थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स। आपने कहा स्ट्रेटिग्राफी एक हुआ, हाइड्रोस्ट्रेटिग्राफी उसको देखा कि नीचे, जैसा कि अभी प्रश्न पूछा इन्होंने कि जमीन के भूतल के नीचे जो है, भू सतह के नीचे बहुत सारी चीजें लिक्विड फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में, लावा के फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में, तो उसमें जो है डिफरेंट स्ट्रेटम्स को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, लोकेट करेंगे, समझेंगे, उसको भी समझने के तरीके हैं। तो इस तरह से सिमुलेट करके सुनामी आई तो सुनामी को करके देख लिया कि कैसे सुनामी आके में 26 सितंबर 2004 को आके प्रांत में सुमात्रा के उत्पन्न हुई। 9.6 का जो है सुनामी शायद था, मुझे जहां तक कहता रहा 9.4 से 6 के बीच में अलग अलग एनालिसिस है। तो वो जो है सीस्मिक जो रिक्टर स्केल पर आया, उससे जो लहरें जो क्रिएट हुई उनको जो है सिमुलेशन से क्रिएट किया और फिर देखा कि वो लहरें कहां तक गई, वो कैसे मेडागास्कर जो है जाकर के अफ्रीका से के तट से टकराई और फिर वापस आई, मुंबई में बाढ़ हुई, है ना। तो करके देखा कि अगर मान लिया 10 का होगा, 15 का कभी अगर भूकंप आता समुद्र के अंदर तो फिर कितनी लहरें उत्पन्न होंगी, कितनी हाइट की होंगी और कैसे होंगी, कितनी स्पीड की होंगी, उनकी वेलोसिटी क्या होगी, वो कैसे कहां तक जाके टकराएंगे और टकराने के बाद जो उसका रिवर्स इंपैक्ट होगा वो कितने शहरों को डुबाएगा। ये कंप्यूटर के टेक्निक्स नॉलेज को, उसकी एप्लीकेशंस को करके जो है सिमुलेशन टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं और फिर उसको करके देखते हैं एक्चुअल में क्या ये जो हम लोग देख रहे हैं ये सही है कि नहीं सही है, जो हाइपोथेसिस है, जो हम थ्योरी जनरेट कर रहे हैं, जिनका हम एनालिसिस कर रहे हैं वो सही कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। और उसके फाइनली हम लोग जो है उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, सिमुलेशन के बाद हम लोग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट करते हैं, जब हम लोग फाइनली थ्योरी बिल्डिंग कर पाते हैं एंड वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दोज थ्योरीज इन जनरलाइज्ड। एक जनरलाइजेशन पर हम लोग पहुंचते हैं कि हाँ ऐसा इसमें देखने को मिला इसलिए ये ऐसा हो सकता है। पहले था नहीं, कोरोना के बारे में जो आया, दूरी कितनी दूरी तक कोविड फैल सकता है, इतनी दूरी, फिर 2 गज की दूरी, फिर अभी तो आ गया 10 गज की दूरी भी कम है।
एक कमरा, छोटा कमरा है 10 बाई 10 का, उसमें 40 लोग को बैठा दीजिए, तो 2 गज की दूरी बेकार होगी कि नहीं होगी, है ना? तो इसका मतलब आप तो कह रहे हैं कि 10 फीट 20 फीट तक भी ट्रेवल कर सकता है ये वायरस, है ना?